यूपी दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल अयोध्या में सरयू नदी के तट पर की पूजा अर्चना। देश और प्रदेश वासियों के कल्याण और उन्नति की मांगी दुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने साधा सरकार पर निशाना। भर्ती घोटाले पर सरकार को घेरा। कहा सरकार लीपापोती कर जवाबदेही से बच नहीं सकती। कांग्रेस की सरकार आते ही होगी मामले की जांच। अमरपाल गुर्जर ने भर्ती मामले में विपक्ष पर किया पलटवार। कहा दोषियों पर की जा रही है कार्रवाई, नहीं बख्शा जाएगा कोई भी आरोपी। गुरुग्राम में अतिक्रमण हटाने के नाम पर गुंडागर्दी। पुलिस ने की बच्चों और महिलाओं की पिटाई। कैमरे में कैद हुई खाकी की गुंडागर्दी। पीड़ितों ने बताया बिना किसी चेतावनी के कार्रवाई की गई। रेवाड़ी में शख्स ने की पत्नी की गर्दन पर किया कुल्हाड़ी से वार। घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। शराब के नशे में मारपीट। गुरुग्राम नगर निगम में करोड़ों का हुआ घोटाला। मलबा निस्तारण के लिए कंपनियों को दिए गए 45 करोड़। शहर में लगे हैं मलबे के ढेर। और हिसार में NH 52 पर बने बड़ो पट्टी टोल पर डबल चार्ज वसूलने के आरोप। दोगुना टोल वसूलने पर महिला ने किया हंगामा। किसान आंदोलन की वजह से 1 साल से नहीं लिया जा रहा था टोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। वक्त है मसला का, तो आज मसला में हम बात करेंगे HPSC और HSSC की भर्तियों को लेकर और कांग्रेस की ओर से इन भर्तियों पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर। इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। जहां कांग्रेस हरियाणा सरकार पर नौकरियों में फर्जीवाड़ा होने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी और सरकार के नुमाइंदे कांग्रेस के शासनकाल की याद दिलाकर उसे अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दे रहे हैं। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं ये रिपोर्ट। हरियाणा में नौकरियों में फर्जीवाड़े को लेकर सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। खास तौर पर कांग्रेस इस मामले को भुनाने की कोशिश कर रही है। हाल ही में कांग्रेस ने HPSC कार्यालय का घेराव किया, तो अब चंडीगढ़ में कांग्रेस महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को जमकर घेरा। रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भर्तियों में गड़बड़ी करने वालों को सरकार बचा रही है, मामले में लीपापोती की जा रही है। उन्होंने कहा कि 14 तारीख को HPSC ने जांच के बिना ही अन्य पदों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस जारी कर दिया। 14 तारीख को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने 10 जो नए पद हैं, 10 जो पद हैं, उनकी भर्ती की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऑर्डर जारी कर दिए। हम आपको वो रिलीज कर रहे हैं। ये सारी परीक्षाएं 14 सितंबर को हुई थी। 12 सितंबर को HCS प्रिलिमिनरी की परीक्षा हुई जो घोटाले में पकड़ी गई, और उसके 2 दिन बाद अनिल नागर की देखरेख में गोपनीयता के सारे रिकॉर्ड पेपर उसी के पास थे। इन 10 पदों की परीक्षाएं हुई, तो 12 को HCS, 14 को ये सब। पर कोई जू नहीं रेंग रही। उन्होंने कल ये ऑर्डर जारी कर दिया HPSC ने, खट्टर सरकार ने, कि अब इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी ताकि नौकरियां लगाई जा सके। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि HPSC के चेयरमैन आलोक वर्मा को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्हें आज तक जांच के लिए क्यों नहीं बुलाया? HPSC के चेयरमैन श्री आलोक वर्मा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के निवास पर वर्षों तक AD कैंप या ADC रहे, तो इसलिए उनकी और खट्टर साहब की नजदीकियां सबको मालूम। और HPSC के चेयरमैन, क्योंकि वो HPSC के मुखिया हैं, HPSC के घोटाले की जिम्मेवारी से कैसे बच सकते हैं। पर आज तक भी विजिलेंस विभाग द्वारा, पुलिस द्वारा HPSC के चेयरमैन आलोक वर्मा या मेंबर साहिबान, उनको ना जांच के लिए बुलाया, ना जांच में शामिल किया। सुरजेवाला ने कहा कि 17 नवंबर की तारीख में लिखा है कि मुख्य आरोपी जसवीर भलारा है, जिसके बावजूद आज तक मुख्य नामजद आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। अनिल नागर की बर्खास्तगी में साफ लिखा है कि उनके कार्यकाल के दौरान हुई परीक्षाओं की किसी भी तरह की कोई मान्यता नहीं है। डेंटल सर्जन HCS प्रीलिमिनरी में पैसा लिया गया है, लेकिन आज तक न डेंटल सर्जन का पेपर रद्द हुआ और न ही HCS प्रीलिमिनरी का। वहीं कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती की जा रही है।
जैसे ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूरे मामले की जांच की जाएगी और आरोपियों को जेल में डाला जाएगा। साथियों, ये सब बातें हैं खट्टर सरकार, खट्टर जी खुद माननीय मुख्यमंत्री जी कटघरे में हैं और ये मैं कह सकती हूँ अपने साथियों के साथ कि कांग्रेस सरकार आएगी, हम एक एक चीज की जांच करवाएंगे, एक एक चीज की जांच होगी और तब निकलेगी इसकी असली। हालांकि सरकार मामले में एचपीएससी के डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर को बर्खास्त कर चुकी है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी भरोसा दे चुके हैं कि मामले में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। बावजूद इसके कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस न केवल एचपीएससी भर्ती फर्जीवाड़े की बात कर रही है, बल्कि एचएसएससी, एचटेट सरीखी तमाम भर्तियों पर सवाल खड़ा कर रही है। जहां कांग्रेस सरकार को इस मामले में घेर रही है, तो वहीं बीजेपी और सरकार के नुमाइंदे कांग्रेस को उसके शासनकाल की याद दिला रहे हैं। हरियाणा, हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल की रिपोर्ट। तो बिल्कुल यही आज हमारी चर्चा का विषय है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जितेंद्र चंदेलिया जी हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ वंदना पोपरी जी हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ राजेंद्र सिंह जादौन जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले जितेंद्र चंदेलिया जी, आपके पास आती हो सर, और सीधा सवाल आपसे मेरा, अगर आपके पास, कांग्रेस पार्टी के पास किसी तरह के कोई तथ्य हैं, आपके पास किसी तरह का कोई सबूत है, तो आपके पास सर विकल्प है, आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, आप अदालत जाइए। और सरकार तो बार बार कह रही है ना कि अगर आपके पास कुछ है, आपके पास कुछ सबूत हैं, तो आप विजिलेंस का सहयोग करिए। हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या होगा सर? जितेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जितेंद्र जी, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? आवाज आ रही है आपको मेरी? जितेंद्र जी, आवाज सुनिए आपने, मेरा सवाल सुना आपने? आवाज मेरी आ रही है क्या आपको? आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? मुझे आपकी आवाज आ रही है। चलिए जितेंद्र जी, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है, हम इसको ठीक करते हैं, हम इसको दुरुस्त करते हैं, उसके बाद मैं आपके पास लौटता हूं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आज एक गंभीर चर्चा हम करने वाले हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से एचपीएससी का यह मुद्दा उठाया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि कभी कांग्रेस पार्टी एचपीएससी कार्यालय का घेराव करती है, तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। तमाम तरह के जो बयान हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, वो सामने आ रहे हैं। हालांकि सरकार का यह कहना है कि जो भी कार्रवाई की जानी चाहिए, जो उचित कार्रवाई है, हम लगातार कर रहे हैं। हमने एससीएस अनिल नागर को बर्खास्त कर दिया है, पहले सस्पेंड किया, उसके बाद बर्खास्त भी कर दिया है, और जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा, जो भी इसमें आरोपी होगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि सरकार इस मामले में सिर्फ लीपापोती करने की कोशिश कर रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रही है। चंदेलिया जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? जी जी, मैं सुन पा रहा हूं। जी, मेरा सवाल आपसे यह था सर, आपको पहले मेरी आवाज नहीं आई, मैं एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा देता हूं। अगर आपके पास कुछ है, अगर कांग्रेस पार्टी के पास तथ्य हैं, सबूत हैं, तो अदालत का दरवाजा आप खटखटा सकते हैं, एक विकल्प वो भी आपके पास। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, और सरकार तो बार बार कह रही है ना सर कि अगर आपके पास कुछ है, तो जो विजिलेंस की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है, आप उसका सहयोग करिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं सर? क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आप? सम्मानित साथी, मैं आपके सम्मानित चैनल पर कहना चाहता हूं जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी माननीय यशस्वी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा बहन शैलजा जी ने, और उनके साथ हमारे राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रणदीप सुरजेवाला जी ने, तमाम साथियों ने जो की, कांग्रेस ने की, उस प्रेस वार्ता के अंदर आपने देखा होगा कि तमाम पत्रकार बंधुओं के सामने साक्ष्य और सबूत के साथ में वहां पर, क्योंकि देश का कानून और संविधान साक्ष्य सबूत पर चलता है, और रणदीप सुरजेवाला जी एक राजनीतिक व्यक्ति के साथ में, सामाजिक व्यक्ति के साथ में एक वकील भी हैं, सम्मानित वकील हैं हाई कोर्ट के अंदर। तो उन्होंने बाकायदा उन पेपरों को दिखाया, जिन पेपरों के अंदर जिनको 65 नंबर थे उनको 50 कर दिए, जिनको 50 थे उनको 65 कर दिए रीचेकिंग के बाद। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है।
और कोर्ट ने, आप सबूत की बात कर रहे हैं, विजिलेंस जिस तरीके से काम कर रही है और हरियाणा की डबल इंजन की मनोहर दुष्यंत की सरकार में जिस प्रकार सरकारी तंत्र का दुरुपयोग ये सरकार डबल इंजन की कर रही है, दुर्भाग्यपूर्ण। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है एसआईटी को कि आप गाजियाबाद नहीं गए, आप नोएडा नहीं गए, आप सोनल हिमाचल प्रदेश नहीं गए, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहा कि विजिलेंस इस मामले की जांच नहीं करना चाहती, साक्ष्य और सबूतों को इकट्ठा करना नहीं चाहती, ये कोर्ट ने कहा है। और हमारे माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता साहब ने प्रेस वार्ता में प्रूफ के साथ ऑर्डर कॉपी दिखाते हुए कोर्ट की ऑर्डर कॉपी दिखाते हुए पूरे हरियाणा को और पूरे देश को संबोधित करते हुए मीडिया को भी संबोधित किया। तो साथ ही मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी जब एचपीएससी का घेराव करती है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का जब घेराव करती है, तब जाकर बैक डेट में जाकर नोटिस जारी किया जाता है। जब कांग्रेस विपक्ष की भूमिका का धर्म निभाती है और हरियाणा के युवाओं की भविष्य की लड़ाई लड़ती है, जो भविष्य नष्ट कर दिया है हरियाणा की सरकार ने, तब कहीं जाकर बर्खास्त, पहले सस्पेंड किया जाता है, फिर बर्खास्त किया जाता है अनिल नागर को। लेकिन बलारा साहब और हमारे आलोक वर्मा जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के हमारे जो चेयरपर्सन हैं, उन पर जिस तरीके की ये जांच कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि धृतराष्ट्र का पूरा संरक्षण इस कैबिनेट के दुर्योधनों को प्राप्त है। लेकिन कांग्रेस की सरकार आने पर एक एक भर्ती की जांच की जाएगी। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, डेंटल डॉक्टर की भर्ती है, आपके पास लौटूंगा की भर्ती है, ठीक है, वो डी ग्रुप की भर्ती है, तमाम भर्तियों की जांच की जाएगी कांग्रेस की सरकार। ठीक है, मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके समय में क्या कुछ होता था। इसकी भी चर्चा हम करेंगे, इसकी बात भी हम करेंगे। और जादव साहब हमारे साथ हैं, वो हो सकता है कि हमसे बेहतर बता पाएंगे आपको कि क्या होता था आपके कार्यकाल, हुड्डा सरकार में क्या कुछ होता था, कांग्रेस की सरकार में क्या कुछ होता था, वो बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे, इसीलिए उनको हमने जोड़ा है। वंदना पोपली जी, सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी जो आपके ऊपर बार बार आरोप लगा रही है ना, कांग्रेस पार्टी का आरोप यह है कि आप सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो बड़ी मछलियां हैं ना वो अभी भी काबू से बाहर हैं, उन पर आप हाथ नहीं डालना चाहते। यहाँ पर मैं देख रही थी कि किस प्रकार से जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो अपनी बात को रख रहे थे। उससे पहले रणदीप सुरजेवाला जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी मैंने सुना। वो कह रहे हैं कि काम को संभाल रहे हैं, अगर इन्होंने इस चीज को शुरुआत में ही दबा दिया होता, खत्म कर दिया होता, तो इस तरह की हरकतें जो हैं आज तक कंटिन्यू नहीं होती। कुछ कांग्रेसी मानसिकता वाले अधिकारी आज भी ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह से हम उस भ्रष्टाचार को फिर से शुरू कर सके। वो भ्रष्टाचार की धाराएं जो कांग्रेस नाम की नदी में से निकलती थी, उसको वो शुरू करना चाहते हैं दोबारा से, लेकिन ऐसा होगा नहीं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमने जोर डाला और उसके बाद उसको रेस्ट्रिकेट किया गया। मुझे लगता है 18 नवंबर को जब विजिलेंस ने उनको अरेस्ट किया था, तब तो इनके खास ख्याल में भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो गया। हमें पता चला, हमने सबसे पहले उसको जो है उस पर रेड डाली, हमने चेक करा कि पैसे के साथ उसको पकड़ा, उसके बाद इमीडिएटली उसको जो है सस्पेंड किया नागर को, और उसके बाद रेस्टिकेट किया। उसके बाद पूरे मामले की लगातार जो है जांच चल रही है। जो जो पकड़ में आएगा उसको दंडित किया जाएगा। अगर ये सोचे कि हमारे हिसाब से चले जांच, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। मैं रणदीप सुरजेवाला जी को सुन रही थी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा आलोक वर्मा एडीसी रहे तो नजदीकियां बहुत ज्यादा होंगी मुख्यमंत्री जी से। मतलब ये एक अधिकारियों में नजदीकियां देख रहे हैं। और मैं याद करती हूँ, यही दिसंबर का महीना था, 2013 की बात है, 13 दिसंबर को एक न्यूज आर्टिकल छपा था जिसमें सारे नाम लिखे गए थे जो एचपीएससी की, एचसीएस की जो भर्तियां हुई थी। मैं आपको सिर्फ कुछ एक नाम बताऊंगी। 2/3 लोग जो टोटल भर्तियां हुई थी उसके 2/3 लोग जो हैं वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। चाहे उसमें गायत्री हुड्डा जो कि उनके हुड्डा साहब के भतीजे की बेटी थी, मीनाक्षी दहिया जो उनके ब्रदर की, उनके भाई की पुत्रवधू या बेटे की बहू जिसको हम बोल सकते हैं वो थी, रोहित यादव जो कैप्टन यादव के दामाद थे, एकता चोपड़ा जो कि ओएसडी की बेटी हैं, इवन जो उस समय एचपीएससी के चेयरमैन थे उनकी बेटी का भी सिलेक्शन हुआ। अगर मैं यहाँ पर करूँ, बीबी बत्रा जी की भतीजी है डीलू राम जो। वंदना पोपली जी, ये जो आप बताने की कोशिश कर रही है ना, ये आर्टिकल सिलेक्शन हुआ, ये आर्टिकल मेरे पास भी, आर्टिकल मैंने भी पढ़ा है। ठीक है, अगर आपको चाहिए होगा, देखिए आपके पास है, लेकिन हो सकता है चंद्रिका जी के पास नहीं होगा। अगर उनके पास नहीं होगा तो हम भेज देंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, जो कांग्रेस पार्टी आपसे सवाल पूछ रही है कि भाई आप ये बताइए कि एचपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनसे आप पूछताछ क्यों नहीं कर रहे हैं?
विजिलेंस की टीम उनसे पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? एचपीएससी के जो बाकी मेंबर हैं उनसे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? उनको क्यों छोड़ा जा रहा है? उनको क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है? ये कांग्रेस पार्टी का आरोप है। अमित जी, जब जांच प्रक्रिया चलती है, चलती है तो क्या कांग्रेस को या विपक्षी पार्टी को या आम जनता को बताया जाता है कि किस प्रकार से जांच चल रही है? मुझे लगता है ये हमारी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनका अधिकार है। विजिलेंस की बात कर लीजिए या आप सीबीआई, आईबी, जिसकी भी बात करें, वो अपने तरीके से जांच करते हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको हम दंड देने का पूरा प्रावधान है। और आप देखेंगे कि प्रथम दृष्टया जो पकड़ा गया, हमने उसको सबसे पहले सस्पेंड किया, उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेट किया। इसके अलावा अगर हमारे को और भी दिखाई देगा कि कोई अगर इसमें इन्वॉल्व है तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसका कितना भी बड़ा नाम। मैं आपके चैनल से यहाँ पर आपको कहना चाहूंगी, बहुत प्रतिष्ठित चैनल है आपका, उसके माध्यम से कहना चाहूंगी कि कोई भी बड़ा नाम, कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आप ये देखिए ना, जांच के लिए आप इंतजार तो करेंगे, अपनी राजनीति चलाएंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी मतलब पूरा समय दिल्ली में रहते हैं, बीच में कभी चंडीगढ़ में घूमने के लिए आ जाते हैं। मुझे याद है विधानसभा में भी नहीं आया करते थे। तो राहुल गांधी जी को बचाने से जब उनको लगता है कि आजकल राहुल गांधी जी को बचाने की आवश्यकता नहीं है, वो इतने बड़े ब्लंडर कर रहे हैं, उसको कहाँ से बचाएंगे? वो कहते हैं कि छाती पर जो है, किसानों की छाती पे छुरा भोग दिया पीछे से, अब उसको कहाँ से बचाए? देखिए पोपली जी, कभी क्या बोलते हैं, पोपली जी एक और बात मैंने देखी है, बीजेपी के जितने भी तमाम प्रवक्ता है ना, पोपली जी, बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता है ना, मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि राहुल गांधी बहुत सूट करते हैं उनको। राहुल गांधी का बिना जिक्र किए वो नहीं रह सकते हैं। अब राहुल गांधी को आप देखिए कहां से कहां, हमारी डिबेट का क्या विषय है और कहां आप राहुल गांधी को लेकर आए। चलिए ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको, इसका जो आपने प्रश्न पूछा उसका भी जवाब दे। चलिए राहुल गांधी सूट नहीं करते, ये पूरा जबरदस्ती एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने में तुले हुए हैं। जब तक वो ट्वीट करते रहे, किसी के आए हुए लिखते रहे, तब तक वो चर्चा में नहीं थे। जब उन्होंने बोलना शुरू किया वो अपने आप से चर्चा में आ गए। वो भारतीय जनता पार्टी चर्चा में लेकर नहीं आती है। वो इस समय पूरा देश देखता है कि ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री के पद के लिए खड़ा करती है या उनको बनाना चाहती है, जिसका खुद का मैं क्या कहूँ कि सोचने की क्षमता नहीं है जिसमें कि वो किस तरह से बात को ठीक है। क्योंकि देखिए राहुल गांधी विषय नहीं है आज का, वंदना पोपली जी, हम सभी जानते हैं और इसीलिए उस पर ज्यादा चर्चा करना ठीक भी नहीं रहा। की बात करें, हाँ ठीक है, बचाने में लगे रहते हैं, जब टाइम बचता है तो यहाँ पर आ जाते हैं हरियाणा में। ठीक है पोपली जी, मैं लौटूंगा आपके पास। जादव साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हरियाणा को आप बेहतर तरीके से समझते हैं। जिस तरीके से अब दोनों पार्टियों के बीच में ये नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है उसको भी आप अच्छे से देख रहे हैं। हुड्डा के शासनकाल में जो कुछ हुआ है उसका भी आपको बखूबी पता है, और अब जो कुछ हो रहा है वो भी आप जानते हैं। पहले किस तरीके से भाई भतीजावाद चलता था, किस तरीके से पर्ची खर्ची का खेल चलता था, वो आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। हो सकता है कि आपने ज्यादा देखा होगा। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब भी कोई पार्टी पावर में आती है तो एक राजनीतिक लाभ लेने का वो तो प्रयास करती ही है, और उनके जो करीबी लोग होते हैं, जो पार्टी में काम कर रहे होते हैं और नेताओं को समर्थन देते हैं, तो स्वाभाविक है कि जब वो सत्ता में आते हैं तो वो किसी न किसी तरीके से, और नियमों की अवहेलना भी कई बार कर देती है, नियमों को बाईपास करके भी वो उनका जो है उनको कृतज्ञ करने का प्रयास करते हैं और उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं, उनको लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि हम जो है कि पहले वो आप क्या कर रहे थे, तो फिर हम पावर में आ गए तो हमने क्या किया, फिर हम जो पिछली सरकार है उसका ही बहाना लेके बैठ जाए कि उसकी ओट में जो है हमें बचने का मौका मिल जाए। मैं समझता हूं ये कोई तर्क नहीं है, कोई दलील नहीं है। और तर्क ये है कि आप ये बताइए कि आप कुछ भी करते रहे, ये तो कहिए कि आप कर रहे थे, लेकिन आप अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए कि आपको सही तरीके से जांच जो विश्वसनीय है वो करवानी चाहिए। अब उसमें क्या है कि जो ये अभी हरियाणा लोक सेवा आयोग की भर्ती का मामला हुआ, उसमें उप सचिव वो जो अनिल नागर पकड़े गए, ठीक है, स्वाभाविक है कि वो फैसले ही पकड़े गए तो उनको तो गिरफ्तार होना ही था, रिमांड भी होना था, और फिर वो जो भी है उसके, लेकिन उसमें कांग्रेस जो सवाल उठा रही है वो कुछ प्रक्रियागत सवाल है कि जांच की प्रक्रिया में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, कि आपके एफआईआर में जो नाम है या आपने रिमांड में जो तथ्य रखे गए उसके अनुसार जो है जो और भी लोग जो कटघरे में आते हैं उनकी जांच होना चाहिए। हम ये तो नहीं कह सकते कि सरकार जांच नहीं करवा रही, सरकार जांच करवाई है, निश्चित तौर पर करवा रही है, लेकिन सवाल ये है कि जो तकनीकी सवाल उठाए जा रहे हैं उनका जवाब, उनको एड्रेस किया जाना बहुत जरूरी।
अगर आप उनको एड्रेस नहीं करते तो स्वाभाविक है कि आपकी जांच पर लगातार सवाल उठाए जाती रहेंगे। फिर आप कहें कि आपके ये ठीक है कि पिछली सरकारों में भी हुआ, तमाम तरह के मामले हुए, पहले प्लॉट अलॉटमेंट में भी हुए, और जो है ये लैंड एक्विजिशन को लेकर कई सवाल हैं, अदालतों में चले गए, वो कई तरह के सवाल हैं, और उससे पहले की सरकारों पर भी क्वेश्चन मार्क है। तो ये सत्ता में जो आते हैं कहीं ना कहीं उनमें खामियां रह जाती हैं, कहीं ना कहीं जो है कि इसमें स्कैम जो है एक तरह से अपना आकार ले लेते हैं, इस तरह की गतिविधियों से स्कैम बन जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप पावर में हैं और आप लायबल हैं, विपक्ष भी आप पर क्वेश्चन उठाता है, तो आपको उनको पूरी तरह से जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं उनका जवाब माकूल तरीके से देना बहुत जरूरी है। जांच में अगर कोई तकनीकी सवाल आ रहे हैं और तकनीकी खामियां रह रही हैं तो आप उनको ठीक है, आ रहा हूं मैं, वंदना जी आऊंगा मैं आपके पास जी। ठीक है, ठीक है। तो यह है कि एफआईआर में जो मामले उठाए गए, रिमांड की जो एप्लीकेशन थी उसमें जो मुद्दे उठाए गए उन पर कोई जो कार्रवाई होनी चाहिए, उनका जवाब जो जांच एजेंसी है उसके जरिए जाना चाहिए। ठीक है जादव साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास। देखिए जितेंद्र जी, सवाल यह है कि आप अपनी बात भूल जाते हैं, और ठीक है देखिए आपका काम है क्योंकि आप विपक्ष में, तो सरकार की खामियों को, सरकार की जो कमियां हैं उनको बताने का आपका हक है, आपको अधिकार है। लेकिन सर आपको अपनी बात भी तो याद रखनी होगी। 2013 के जिस आर्टिकल की का जिक्र कर रही है वंदना पोपली जी, वो आर्टिकल मेरे पास भी है सर, आप कहेंगे तो मैं भेज दूंगा आपको, आप उसको पढ़ना, उसमें देखना आप कि किस तरीके से अपने चहेतों को, अपने नजदीकियों को भर्ती किया गया था, और इस भर्ती प्रक्रिया पर बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए थे सर। उस पर आपका क्या कहना, उस पर आप क्या कहेंगे? और ये सरकार तो दावा करती है ना सर, ये सरकार तो दावा करती है, ये सरकार तो ये कहती है कि 11 भर्तियां ऐसी थी जो हाईकोर्ट की ओर से रद्द की गई थी आपके समय में। हमारे समय में एक भी भर्ती ऐसी नहीं है जिसको कोर्ट ने रद्द किया हो। इसको तो काम ही बताती है सरकार, कहती है ये तो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी देखिए, कांग्रेस के समय में अगर कोई इस तरीके की घटना घटित हुई है तो कांग्रेस में सुनवाई का अधिकार था, लोगों की सुनी जाती थी। लेकिन इस डबल इंजन की सरकार में, और देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, और हरियाणा के अंदर जो डबल इंजन की सरकार है, इस सरकार में भाजपा शासित प्रदेशों के अंदर जिस तरीके से भर्तियों में धांधली, क्योंकि युवाओं को, देश के युवाओं को और हरियाणा प्रदेश के युवाओं को ये रोजगार देना नहीं चाहते, जिस तरीके से सरकारी पीसीयू इन्होंने बेचे हैं, निजी हाथों में अडानी अंबानी को बेचे हैं। आपने देखा रेलवे साल पूरा जो सर गवर्नमेंट सेक्टर था जो कांग्रेस ने पैदा किया, कांग्रेस ने बनाया, उसको बेच दिया। और हरियाणा के अंदर जो ये भर्ती, जो जिस भी क्षेत्र में भर्ती होती है, जिस भी विभाग की भर्ती होती है, उस विभाग की भर्ती का पेपर लीक ये करते, हरियाणा में तो करते करते उत्तर प्रदेश और भाजपा शासित प्रदेश में कर रहे हैं, इनकी मंशा युवाओं को रोजगार देने की नहीं है। ठीक है, और मुझे एक शायर की पंक्ति याद आती है, मुझे सुन लीजिए, आपने बहुत टाइम दिया है वंदना पोपली जी को। टाइम आपको भी मिलेगा सर जितेंद्र जी, ऐसा नहीं है कि टाइम आपको नहीं मिलेगा, आपको भी टाइम मिलेगा, इसलिए बुलाया सर आपको। ऐसे आरोप मत लगाइए हरियाणा सरकार, सर ये जो आरोप लगाते हैं आपकी गलत बात है, टाइम आपको पूरा मिलेगा सर। और शुरुआत तो मैंने आप ही से की थी, पिछले 3-4 मिनट आप ही बोले सबसे पहले। आप सुन लीजिए जी, बोलिए, सुन लीजिए, सुनने की सेंसिटिविटी रखिए आप साथी। इस निर्दयी सरकार की जो युवाओं के भविष्य को नष्ट कर रही है, और धृतराष्ट्र के सिंहासन पर जो खट्टर साहब बैठे हैं और उनके दुर्योधन, चाहे वो हरियाणा कर्मचारी लोक सेवा आयोग के चेयरपर्सन आलोक वर्मा हो, अनिल नागर हो, बलारा हो, ऐसे जो लोग हैं, वंदना पोपली जी हंस रही हैं आपकी बात पर, से बचाया जा रहा है, तो मुझे एक शायर की पंक्ति याद आती है कि मारने वाले भी यही हैं और आंसू पूछने वाले भी यही हैं युवाओं के, कि गुनाहगारों में शामिल हो, गुनाहों से नहीं मतलब, गुनाहगारों में शामिल हूं, गुनाहों से नहीं मतलब, मेरा हमदर्द कातिल है, सताएगा जाने कब तक। यही युवाओं का भविष्य नष्ट कर रहे हैं और यही फिर आरोप लगाते हैं। और जिस प्रकार ये इनके संरक्षण में ये घोटाले हो रहे हैं, ये भर्तियों में जिस प्रकार पेपर लीक हो रहे हैं, और जिस प्रकार हरियाणा के युवाओं के भविष्य को नष्ट किया जा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, हर भर्ती में पेपर लीक, तो ये नहीं चाहते कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले। ये प्रदेश जब कांग्रेस की सरकार थी, आपने देखा खेलों का क्षेत्र हो या रोजगार का क्षेत्र हो, अव्वल दर्जे पर था, देश में नंबर 1 पर था हरियाणा। लेकिन आज उसकी अर्थव्यवस्था देख लीजिए, जीडीपी देख लीजिए और रोजगार देख लीजिए, कोरोना काल के अंदर जिस तरीके से देश में हमने लोगों को खोया, और चंदेलिया जी अब जवाब ले लें तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं वंदना पोपली जी। ठीक है, आप जवाब दीजिएगा वंदना पोपली जी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल है आपसे, मेरा सवाल आपसे ये है मैम, देखिए
ये ठीक है कि आप दावा करते हैं, आप तो ये कहते हैं ना कि हमारी जो पॉलिसी है ना करप्शन के खिलाफ, वो जीरो टॉलरेंस है, आप यही दावा करते हैं ना। देखिए ये बात तो सही है कि चाहे वो HPSC की भर्तियां हों, चाहे वो HSC की भर्तियां हों, HSSC की भर्तियां हों, या वो एस्टेट की भर्तियां हों, दिक्कतें तो आ रही हैं, परेशानियां इसमें हो रही हैं, गड़बड़ झाला हो रहा है इसमें, और अब तक 48 के करीब पेपर ऐसे हैं जो लीक भी हो चुके हैं। सरकार भी इस बात को मानती है। आप ये बस यही तो दावा करते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि इससे कहीं ना कहीं सरकार की छवि पर असर पड़ता है। अमित जी, अभी जादव साहब ने भी यही प्रश्न पूछा था, उन्होंने उसको दूसरे ढंग से कहा था, लेकिन मतलब यही था कि सरकार की पूरी जिम्मेवारी है, इस चीज को मानती हूँ। लेकिन आप इस चीज को समझिए, जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो हम उसको सहन नहीं करेंगे। अगर कहीं पर लगता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, जहां पर आप पेपर लीक मामले की बात कर रहे हैं, तो आज देखेंगे आज भी एक व्यक्ति जो है वो पकड़ा गया है पेपर लीक मामले में, जो कि पंजाब में, राजस्थान में, वहां पर भी सक्रिय था, और हरियाणा में वो पकड़ा गया है। तो मुझे लगता है कि जीरो टॉलरेंस है। अगर कहीं पे भी भ्रष्टाचार होगा तो हम उसको रोकने का, खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि हम इस स्थिति पर पहुंचेंगे जैसे कि आज जो हमारे हरियाणा का बच्चा है वो मानता है कि हमारी जो नौकरी है वो पर्ची खर्ची के बिना मिलेगी। कोचिंग सेंटर की भीड़ बताती है कि हम पढ़ेंगे तो हमारे को नौकरी मिलेगी, लेकिन अरे करोड़ों रुपए आपके पकड़े जा रहे हैं, आपके अनिल नागर ले रहे हैं, लेकिन जांच नहीं हो पा रही। दुर्भाग्यपूर्ण है। पर्ची खर्ची की आप बात कर रहे हैं, आप तो करोड़ों रुपए ले रहे हैं, आपने युवाओं के भविष्य को नष्ट कर दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है, आप पर्ची खर्ची की बात करते हैं। ठीक है, मुझे सुनवाई थी। हाँ वंदना पोपली जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आपके पास लौटूंगा वंदना पोपली जी। अब मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूँ, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, और ब्रेक के बाद जब मैं आऊंगा तो वंदना पोपली जी भी आप ही के पास लौटूंगा और आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। जल्द लौट रहे हैं।